नमस्कार प्रिय साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं कृष्णा शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं मां अकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी के सामने सीटेट हिंदी पेडागोजी की जो संपूर्ण क्लास है विधिवत आप सभी तक पहुंच रही है और उसी का अगला पार्ट हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस करेंगे भाषा शिक्षण की विधियां, जिसमें पार्ट 2। क्योंकि हम इसको पार्ट में इसलिए तोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक को हम 2 पार्ट में इसलिए कर दे रहे हैं ताकि 3 पार्ट में, ताकि आपको बेहतर समझ में आए और वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। ठीक है, तो आइए और हम जानते हैं, इस सिलसिले को आगे लेकर के बढ़ते हैं और आप सभी लगातार जुड़ते रहिए हमसे। सब लोग आप शेयर भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए और आइए और जुड़िए। हम शुरू करते हैं अपने पूरे कॉन्सेप्ट को आपके सामने। ठीक है, तो भाषा शिक्षण की विधियां, जिसमें हमने आपसे पहली क्लास में डिस्कस किया कि जो भाषा शिक्षण है उसके क्या क्या मेथड होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने गद्य शिक्षण पर चर्चा किया, गद्य को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि अर्थबोध ग्रहण करके या आदर्श विधि के द्वारा उसको पढ़ाना चाहिए। और फिर हमने पद्य शिक्षण की बात की और पद्य शिक्षण में कौन कौन सी विधियां थी उन पर हमने चर्चा किया। और पद्य शिक्षण की यहाँ पे 2 से 3 विधियों के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे। मैंने प्राथमिक स्तर पर बात कर ली थी, उच्च प्राथमिक स्तर की विधियों की हमें बात करनी थी। तो अब इसमें आइए देखिए, तुलना विधि की बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है तुलना विधि। कौन सी विधि है? तुलना विधि, यानी कि कंपैरिजन करके। तो जब अध्यापक के द्वारा बच्चे को पद्य की कविता पढ़ानी होती है तो उसमें कई सारे कवियों की कविताओं को तुलनात्मक रूप से देखा जाता है कि कहाँ पर भाषा सरल और सुगम रूप से प्रयोग की गई है, जिसमें बच्चे को आसानी से समझ में आ जाता है। उसको वह तुलनात्मक विधि के द्वारा जब पढ़ाना शुरू करता है तो उसको कहते हैं व्याख्या विधि। यानी कि व्याख्यान पूरा जब प्रस्तुत करता है इसको व्याख्या विधि भी कहा जाता है। ध्यान से समझना, ये कविता शिक्षण के उच्च प्राथमिक स्तर पर विधि है, क्योंकि बच्चे का यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर जैसे जैसे बच्चे के मस्तिष्क का विकास होता चला जाता है तो बच्चा भी उसी प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन करना शुरू कर देता है, कल्पनाशीलता का विकास होना शुरू होता है, तो वह व्याख्या विधि को अपनाता है। ठीक है, कि कविता जो है वो हमें कितनी आसानी से, और दोनों कविताओं यानी 2 कवियों के बीच की कविताओं को तुलनात्मक अध्ययन के रूप में देखा जाता है। अध्यापक का नैतिक दायित्व होता है कि वह व्यास विधि का किस प्रकार से प्रयोग करता है। तो बच्चे को व्यास, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि एक कथावाचक जो होता है किसी भी ऐसे प्रसंग को जब वह डिस्कस कर रहा होता है भक्तों के सामने, तो वह देखा होगा कि एक व्यास की भांति बैठा हुआ है और उसे बता रहा होता है, समझा रहा होता है, और लोग जो होते हैं भाव विभोर हो रहे होते हैं और अर्थ को समझ रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से शिक्षक भी व्यास विधि को अपनाते हुए बच्चों को उसी में ढालने का प्रयास करता है। इसके बाद में जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण विधि है वह है समीक्षा विधि, यानी कि बच्चों की समीक्षा करते हुए कि कौन सी पाठ्य पुस्तक या कौन सी विषय वस्तु बच्चे के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी, आवश्यक रहेगी, उस विषय वस्तु के माध्यम के समीक्षात्मक दृष्टिकोण से बच्चे को पढ़ाना या बच्चे को शिक्षा देना क्या कहलाता है? समीक्षात्मक विधि कहलाता है। ये पद्य शिक्षण के दृष्टिकोण से, क्योंकि समीक्षा करने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे अध्यापक के द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों में क्या की जाएगी? विकसित की जाएगी। और ये प्राथमिक स्तर के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है। अगर आपसे पूछे कि व्यास विधि क्या प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, प्रश्न इसमें से पूछ ले क्या निम्नलिखित में से कोई भी विधि प्राथमिक स्तर के लिए है, तो नहीं है। ये अब यहाँ पे विधि को सम्मिलित कर दे आदर्श विधि। आपसे प्रश्न पूछ ले, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि
पद्य शिक्षण की कौन सी विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, तो ये तो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए तुलनात्मक विधि, व्यास विधि ये भी उच्च प्राथमिक स्तर के लिए है, समीक्षा विधि भी उच्च प्राथमिक स्तर के लिए है, और आदर्श विधि किसके लिए है, ये प्राथमिक स्तर के लिए है। तो इस चीज को आपको समझना है, प्रश्न इस तरीके से ढाले जाते हैं और आपको अपनी समझ इसके अनुसार क्या है, विकसित करनी होती है। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको समझ में आई। इसके बाद में हम यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चा के साथ आपको आगे बढ़ाते हैं। आइएगा, अब हम बात करते हैं रचना शिक्षण की। रचना शिक्षण जो है ये एक सृजनात्मकता के विकास के साथ साथ सोचने की क्षमता में सहायक होती है। यानी रचनात्मकता जो है बालक के अंदर, बालक किस प्रकार से रचनात्मक होगा, अगर उसको उसी प्रकार का माहौल दिया जाएगा, एटमॉस्फेयर दिया जाएगा। बच्चे के अंदर रचनात्मक कौशल का विकास होगा विभिन्न एक्टिविटीज करा के, यानी पाठ्य वस्तु से या विषय वस्तु से संबंधित विविध प्रकार की जब एक्टिविटीज कराई जाएंगी, क्रियाकलाप कराए जाएंगे, तो बच्चे में रचनात्मकता का विकास बेहतर होता है। इसमें आप दो चीजें जानेंगे कि जब हम रचना शिक्षण की बात करते हैं तो रचना शिक्षण, ध्यान से समझना, रचना शिक्षण ये प्राथमिक स्तर के लिए, ध्यान से समझना, रचना शिक्षण प्राथमिक स्तर तक के बच्चों के लिए, ध्यान से समझना, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कौन कौन सी विधियां हैं जो रचना शिक्षण में उपयोगी हैं। तो रचना शिक्षण की विधियां जो कि प्राथमिक स्तर पर उपयोगी हैं। किस पर, यहां पर मैं प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर की बात क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं ताकि जो प्रश्न आपका जूनियर और प्राइमरी का अलग अलग होते हैं, उसमें अलग अलग पेडागोजी का पोर्शन पूछा जाता है, तो दोनों की तैयारी बेहतर हो सके, इसलिए मैं दोनों को कंपेयर करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अब देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पर है देखो और रचो। देखो और रचो का मतलब है, इसको हम खेल विधि भी कहते हैं। देखो और रचो, इसको हम लोग खेल विधि के नाम से भी जानते हैं। या बालक जो होता है, यानी उसके विषय वस्तु से संबंधित जब वस्तुओं को उसको दिखाया जाता है, कोई भी काम करने के लिए कहा जाता है, तो बच्चे के अंदर रचनात्मकता का विकास सबसे ज्यादा होता है। आपने देखा होगा जो बच्चा है, छोटा सा बालक है, तो घर में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज करता है। जैसे घर में किचन का सामान है, तो किचन के सामान को देखते हुए माँ बाप यानी कि गार्जियन का एक कर्तव्य होता है कि वो उनको उस प्रकार के खिलौनों से परिचित कराते हैं, और वो खिलौने जो किचन वाले हैं, मतलब उसी प्रकार के जो बर्तन हैं उसके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, और वह देख देख करके धीरे धीरे अपने अंदर रचनात्मकता का विकास करता चला जाता है। घर में जैसे हो रहा होता है उसी प्रकार से, जैसे बाहर ग्राउंड में क्रिकेट बड़े स्तर पर होता है, तो बच्चों के लिए छोटे स्तर पर क्रिकेट का सामान मंगाया जाता है। वो बच्चा देखता है, देख देख करके क्या करता है, सीखता है। तो उसमें इस प्रकार से उसकी विधि का विकास होता है। यानी बच्चों में देखो और रचो, यानी रच दिया, तो देखेंगे तभी रचनात्मकता का क्या होगा, विकास होगा। इस चीज को आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। आइए इधर देखिए, देखो और रचो या खेल विधि भी इसको कहते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं चित्र या रचना विधि। चित्र और देखो या रचो की जो विधि है
ये मनोवैज्ञानिकता पर आधारित नहीं है, बहुत ज़्यादा ये प्रभावी नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर हम प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात करते हैं तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए प्रभावी विधि के रूप में मानी जाती, क्योंकि बच्चा देख देख करके ही अपने अंदर रचनात्मकता का विकास करता चला जाता है। चित्र रचना विधि में जब हम देखते हैं कि बच्चों को कुछ भी पढ़ाने या सिखाने से पहले जब चित्र प्रस्तुत कर दिया जाता है बच्चों के सम्मुख, यानी चित्र प्रस्तुत किया जाता है, तो चित्र के माध्यम से उसका वर्णन कराया जाता है, मतलब उसके बारे में क्या किया जाता है, बताया जाता है, तो वह उस पर सोच और विचार करना शुरू करते हैं। लेकिन प्राथमिक स्तर के बच्चे की बात करते हैं हम, तो यह शिक्षक की सहायता से ही होगा, क्योंकि खुद इतना ज़्यादा वो प्रभावी नहीं होता है उनके ऊपर अगर ये चीज़ें देखी जाएं। तो पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। बच्चे को चित्र की अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चे को अगर ये बताना है कि बेटा मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन उसको दिखा दीजिए, दिखा दिया गया और उसके बारे में विस्तृत जानकारी दे दी गई। जैसे यहाँ पे बात की गई, मैं एक उदाहरण के लिए यहाँ पे आपके सामने एक बोतल यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये बोतल का एक देखिए इमेज है, मतलब एक बोतल, ये पूरा वर्चुअल नहीं है, एकदम आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है। तो इसमें क्या है कि बच्चे को जब इसके दिखाएंगे और फिर दिखा करके इसके बारे में जब आप बताएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या होगा, समझ में आएगा। यानी ये विधि रचनात्मकता के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और मनोवैज्ञानिक विधि के रूप में भी मानी जाती। जैसे बच्चे को अगर आप किसी ऐसी वस्तु के बारे में, जैसे गाय के बारे में बताना चाहते हैं, तो गाय का छोटा सा चित्र आप चाहे उसको फोटो के माध्यम से ही उसको दिखाएं और फिर उसके बारे में विस्तृत विवरण या वर्णन आप दे करके उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये विधि पूरी तरीके से क्या है, मनोवैज्ञानिकता पर आधारित विधि के रूप में मानी जाती है। इसके बाद में एक विधि है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि का मतलब जो भी बोध पाठ किया गया, पाठ का बोध किया गया, यानी जानकारी बच्चे को दी गई, उससे संबंधित बच्चे को क्या करना चाहिए, प्रश्न कराने चाहिए। बच्चों के द्वारा उन प्रश्नों की क्विज या प्रतियोगिता के रूप में कुछ कराना चाहिए, जिससे कि बच्चों में रचनात्मकता का विकास धीरे धीरे क्या हो, शुरू हो जाए। एक प्रश्न दिया छोटा सा, छोटे छोटे प्रश्नों को ही करना चाहिए। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए छोटे प्रश्नों को रखा जाना ताकि वो एक शब्द में उत्तर दे सके, तो ऐसे प्रश्नों को उनके सामने रखना चाहिए। और ये जरूरी क्या, 3 वर्ष के बाद के बच्चों के लिए, 3 वर्ष के बाद के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा क्या है, प्रभावी होता है। यानी कि ये जो चित्र प्रश्नोत्तर विधि है, ये 3 वर्ष के बाद के बच्चों के लिए क्या होती है, प्रभावी होती है। ठीक है ना। इसके बाद में जब हम बात करते हैं शब्द प्रधान विधि, शब्द प्रधान विधि ये अमनोवैज्ञानिक है। इसमें सिर्फ शब्दों का ज्ञान हो जाना बच्चों में रचनात्मक, यानी शब्दों को लिखवा करके अभ्यास कराना ही बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं होता। तो ये इतनी ज़्यादा क्या मनोवैज्ञानिक नहीं है। अनुकरण विधि ये मनोवैज्ञानिकता पर आधारित नहीं है, मनोवैज्ञानिकता पर आधारित नहीं, लेकिन रचनात्मकता के कौशल का विकास करने के लिए, रचनात्मक विकास करने के लिए, यानी जब बच्चा अनुकरण करता है, अनुकरण का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए किसी भी विषय वस्तु या पाठ्यपुस्तक पर उसे कुछ भी लिखने के लिए कहा गया, पहले तो उसको लिख के बताया जाएगा, यानी क्या प्रस्तुत करना है, किस प्रकार से लिखना है, कौन कौन से सेगमेंट को आगे पीछे क्रम में लिखना है, तो उसको पहले क्या किया जाएगा, अध्यापक के द्वारा बताया जाएगा। और अध्यापक के द्वारा बताए जाने के पश्चात वह क्या करेगा, पुनः वह उसको लिखेगा। जैसे अब यहाँ ये आदर्श रचना पर आधारित होती है, मतलब ये जो अनुकरण विधि है ये मनोवैज्ञानिक तो है, लेकिन इसको का विकास करने के लिए आदर्श रचना का विकास करना आवश्यक होगा, यानी आदर्श विधि को अपनाना क्या होगा, जरूरी होगा, तभी बच्चा समझ पाएगा। क्या है आदर्श विधि, जैसे मान लीजिए कि बच्चे को समझना, बात ध्यान से, अनुकरण विधि की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हमने कहा कि बच्चे को 26 जनवरी पर, बच्चे को 26 जनवरी या 15 अगस्त, बच्चे को 26 जनवरी या 15 अगस्त पर कोई या तो कविता या कोई भी लेख अगर लिखने के लिए कहा जाएगा,
तो सबसे पहले क्या करना होगा, अध्यापक के द्वारा उसको पहले पूर्ण रूप से क्या किया जाएगा, बताया जाए यानी समझाया जाए, और उसके बाद यानी कि तत्पश्चात उसको लिखने के लिए कहा जाए। यानी हमने बताया और उसने अनुकरण किया और अनुकरण के माध्यम से उसका विकास। तो इसमें जो अपने मानसिक क्षमता का विकास बच्चा खुद से करता है वो नहीं कर पाता है। क्यों? अगर अपने आप से लिखेगा तो उसमें ज़्यादा सृजनात्मकता आएगी, नए नए शब्दों को चुन करके लिखेगा, लेकिन जब अनुकरण के माध्यम से करेगा तो हूबहू वह उन्हीं शब्दों को लिख देगा जो उसको सिखाए गए थे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होती है, लेकिन इसके लिए आदर्श विधि का सहारा लेना पड़ता है। अब हम आते हैं मानसिक स्तर पर इधर माध्यमिक स्तर पर बात करते हैं। माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक या आप कहिए उच्च प्राथमिक, स्तर पर रचना शिक्षण की विधियां, रचना शिक्षण की विधियां। थोड़ा जल्दी लिखता हूं बड़ा बड़ा, तो राइटिंग थोड़ी सी है, समझने का प्रयास करिएगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विधि है वह है मंत्रणा विधि। क्या है मंत्रणा विधि? मंत्रणा विधि कहती है कि जब बच्चों को किसी भी पाठ को पढ़ाया जाना होता है, किसी भी बच्चे को पाठ पढ़ाया जाना होता है, तो बच्चों के पाठ पढ़ाए जाने के साथ साथ बच्चों से इस चीज़ को खुद डिस्कशन करना होता है, और उससे संबंधित जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं, जो पत्र या पत्रिकाएं होती हैं, यानी कौन सी पत्र या पत्रिकाएं उसके लिए उपयोगी होगी, उनके लिए क्या करें, यानी कि उनको बताया जाएगा और फिर उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा, और उसके बाद उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को रचनात्मकता की बात की जाएगी कि इस रचना पर आधारित आपको अपनी रचनात्मकता का क्या करना है, विकास करना है। तो उनके लिए पाठ्य पुस्तकों का चयन अध्यापक के द्वारा किया जाना चाहिए। इसके बाद में है प्रवचन विधि। प्रवचन विधि मतलब सस्वर वाचन करके, सस्वर वाचन के द्वारा विषय वस्तु पर चर्चा, और चर्चा के बाद उसको क्या करना, लिखना। किसके द्वारा? बच्चे से क्या करना, लिखवाना। यानी जब बच्चा क्या करेगा, उस प्रवचन को सुनेगा, यानी कि अध्यापक की बात को पूरी तरह से सुनेगा, और फिर वह अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश करेगा, और धीरे धीरे उसमें रचनात्मकता के कौशल का विकास होना क्या होगा, शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपने समझा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यह है कि स्मृति के आधार पर, किसके आधार पर? स्मृति के आधार पर जो आपको बताया गया है प्रवचन में, आपको जो कहानी के तौर पर जो बताया गया है, आपको अपनी स्मृति में रखना है, और स्मृति में रखने के तत्पश्चात आपको अपने लेखन कौशल के माध्यम से उसको क्या कर देना है, प्रस्तुत कर देना है, ठीक है ना, जिससे कि रचनात्मक कौशल का विकास धीरे धीरे क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले कौशल की, जिसको कहते हैं रूपरेखा विधि। इस विधि में क्या है, शिक्षक और जो बच्चा यानी कि छात्र दोनों क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। इस विधि में दोनों ही क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। और विभिन्न रूप से अगर हम कहें तो इसमें प्रश्नोत्तर विधि को भी रखना चाहिए। प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम की या विषय वस्तु की
रूपरेखा यानी कि आउटलाइन जिसको बोलते हैं, आउटलाइन तैयार करना, जिसमें शिक्षक व छात्र दोनों सजग होंगे और इसमें अध्यापक अपने अनुभव के द्वारा यह बताएगा कि पाठ्यक्रम को भली भांति रूपरेखा के अनुसार प्रस्तुत करना होगा और उसको अपने स्मृति कोश में बसा करके उसको हूबहू क्या करना होगा, लिखना होगा, जिसमें नए नए शब्दों की साठगांठ, नए नए शब्दों को जोड़ना आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, तो रूपरेखा विधि में आपको इन सब चीज़ों को, प्रबोधन और उद्बोधन विधि को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित करना होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी उच्च प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण की विधियां। इसके बाद हम बात करते हैं कहानी शिक्षण। कहानी शिक्षण, ठीक है भाई। तो कहानी जो है ये भाषा को एक रोचक रूप प्रदान करती है। कहानी जो है ये भाषा को एक रोचक रूप प्रदान करती है। कहानी के द्वारा नैतिक, सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। यानी जब हम बड़े बुजुर्गों से या अध्यापक से या अपने गार्जियन से कहानी को सुनते हैं तो उस कहानी का एक चरितार्थ होता है, यानी उस कहानी का एक ऐसा अंश निकल करके आता है जिसमें प्रमुख बातें ऐसी की जाती हैं कि हमने इस कहानी के द्वारा क्या सीखा और भविष्य में इस समाज के ऊपर क्या प्रभाव इसका पड़ेगा। यानी जो कहानी है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कल्पना शक्ति का विकास करती है। किसका विकास? कल्पना शक्ति का विकास करती है और कल्पना से हम सोच सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? सोच सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? विचार यानी कि मनन कर सकते हैं उस पर। और मनन जब कर सकते हैं तो इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब हम कोई भी भूत की कहानी पढ़ते नहीं, भूतकाल की कहानी से शिक्षा लेकर के भविष्य को देखते हुए, यानी भविष्य को देखते हुए वर्तमान की स्थितियों को संभालते हैं और भविष्य में क्या परिणाम हो सकते हैं इस चीज़ पर हम बेहतर समझ रखते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। कहानी शिक्षण जो है ये भाषा को एक रोचक रूप प्रदान करती है जिससे नैतिक सामाजिक मूल्यों का क्या होता है? विकास होता है और कल्पना करने की शक्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और बच्चा जब कहानी सुनता है तो बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा होती है। यानी बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा होती है, बच्चे के अंदर एक उत्सुकता होती है, बच्चे के अंदर कुछ नया जानने की क्या होती है? ललक होती है। और इसी के साथ साथ बच्चे के स्मृति कोश का भी विकास होना क्या होता है? शुरू हो जाता है। आपने सीखा कहानी शिक्षण। अब इस कहानी शिक्षण के लिए दो संदर्भ यहाँ पर प्रयोग किए जा सकते हैं कि जब हम कहानी शिक्षण की बात करते हैं तो कहानी शिक्षण दो रूपों में प्रस्तुत की जाती है। कहानी शिक्षण के दो रूप। कहानी
साधन के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, कहानी एक साधन के रूप में प्रयोग की जाती है। मतलब क्या है कि जब किसी विषय को रुचिकर बनाना होता है, किसी विषय को अगर रुचिकर बनाना है, तो किसी विषय को अगर रुचिकर बनाना है तो उसको रुचिकर बनाने के लिए कहानी को प्रस्तुत करना पड़ता है। अर्थात कहने का मतलब यह होता है कि कहानी जो है विषय को रुचिकर बनाने का एक साधन है। क्या है भाई? साधन है। तो कहानी को कहा गया कि यह साधन के रूप में प्रस्तुत की जाती है। अब दूसरा संदर्भ है कहानी एक साध्य के रूप में। कहानी किसके रूप में है? साध्य के रूप में प्रस्तुत की जाती है। मतलब अब कहानी सुनकर बच्चा ग्रहण करेगा। क्या करेगा? ग्रहण करेगा। क्या? नैतिकता, चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास, कल्पनाशीलता, तर्क क्षमता का विकास, यानी ये सभी विकास जो हैं क्या हो जाते हैं, उसके लिए आवश्यक हो जाते हैं। तो आपने समझा कि जब कहानी साध्य के रूप में प्रस्तुत, अब देखिए प्रश्न दोनों चीजें, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कहानी शिक्षण जो है ये साधन है या साध्य है, तो कहानी शिक्षण साधन भी है और साध्य के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि साध्य के द्वारा यह आत्मसात की जाती है, यानी बच्चा इसको अपने मस्तिष्क में क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है, इसको अपने मस्तिष्क में बसा लेता है। तो उसको हम कहते हैं कहानी एक साध्य के रूप में प्रस्तुत की जाती है, जिनसे ये सारे क्या होते हैं? विकास, नैतिकता का विकास, चरित्र का विकास, सामाजिकता का विकास, कल्पनाशीलता का विकास और तर्क क्षमता का विकास होता है। अब जब कहानी साधन के रूप में प्रस्तुत की जाती है, साध्य के रूप में प्रस्तुत की जाती है, तो इसके 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चर्चा करते हैं। कहानी शिक्षण के 3 अंग होते हैं। कहानी शिक्षण के कितने? 3 अंग होते हैं। एक है पहला, शिक्षक के द्वारा कहानी को कहना। शिक्षक के द्वारा कहानी को कहना। दूसरा है, आप सभी लोग जुड़ते रहिए भाई, शेयर भी करते रहिएगा। शिक्षक के द्वारा कहानी को कहना। बच्चे या बालक से कहानी कहलवाना। नंबर 3, प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहानी शिक्षण का अंग नहीं है? तो तीनों बातों को ध्यान से समझना। बालक द्वारा कहानी लिखवाना, कहलवाना, कहानी कहलवाना, बालक द्वारा कहानी लिखवाना। तो 3 संदर्भ है। आपसे प्रश्न पूछा जाए, चौथा मान लीजिए मैं ऑप्शन के अनुसार दे, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, उपरोक्त में से कोई नहीं या सभी दोनों ऑप्शन में आ सकता है। कहानी शिक्षण के 3 अंग हैं, तो शिक्षक के द्वारा कहानी को कहना, बच्चे या बालक से कहानी कहलवाना, बालक द्वारा कहानी लिखवाना। ये क्या है?
ये हैं आपके शिक्षण के यानी कि कहानी शिक्षण के 3 प्रमुख अंग। इस पर लगातार प्रश्न इस तरीके से बनते रहेंगे और हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो अब अगला हमारा 2 चीज़ यहाँ पर बची हुई है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि नाटक शिक्षण की विधियाँ क्या होती, नाटक शिक्षण क्या है, और दूसरा है व्याकरण शिक्षण। व्याकरण शिक्षण ये एक अगले पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे और पूरी चर्चा इसकी करते रहेंगे। ठीक है, नाटक शिक्षण और व्याकरण शिक्षण, इसमें हम बात करेंगे नाटक शिक्षण में कौन कौन सी विधियां मनोवैज्ञानिकता पर आधारित हैं और व्याकरण शिक्षण कितना जरूरी है, व्याकरण शिक्षण में आगमन और निगमन विधियां क्या होती हैं, इन पर विशेष रूप से चर्चा हमारी अगली क्लास में होगी। तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद में आप तीसरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी क्लास या पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा। इसके बाद आपको बोध प्रश्नों को जरूर कराया जाएगा जिसके द्वारा आपका अभ्यास बेहतर होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।